जादुई छतरी, जल्दी से हमें सोना दे, नहीं तो। रंजीत गुस्से में छतरी को फेंक देता है। रहस्यमयी छतरी हवा में लहराने लगती है। रंजीत और उसकी पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। नहीं नहीं जादुई छतरी, हमें माफ कर दो। मैं तो बस। अब तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। बेटा, तुम दोनों भाई हमेशा साथ में रहना। लालच के चक्कर में अपने ही भाई का दुश्मन मत बन बैठना। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो पिताजी। बेटा, एक दिन सबको मरना ही है। अब मेरा समय आ गया है बेटा। तुम अपना ख्याल रखना और अपने बड़े भाई के साथ रहना। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं वैद्य जी को बुला के लेके आता हूँ। चंदन के इतना कहते ही रामू अपनी अंतिम सांस लेता है और रामू की मृत्यु हो जाती है। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। चंदन अपने पिता की मृत्यु होने पर दुखी होता है। वहीं उसका बड़ा भाई रंजीत अपने मन में एक लालची योजना बना लेता है। सुबह होते ही दोनों भाई अपने पिता की चिता को आग लगाते हैं और अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। चंदन, इन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दे। रंजीत के इतना कहते ही चंदन बिना सवाल के कागज पर अंगूठा लगा देता है और अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने जंगल की तरफ निकल जाता है। रंजीत, तुमने कागज पर चंदन से अंगूठा लगवाया है, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे गोरी, ये तो घर और जमीन के कागज हैं। अब ये घर और जमीन मेरे नाम हो गई है। चंदन का कुछ नहीं बचा। मैंने सब अपने नाम करवा लिया है गोरी। अब हम चंदन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। अरे वाह रंजीत, तुम तो बड़े ही चालाक निकले। मेरे कहने से पहले ही सब कुछ कर लिया। हाँ, अब बस उसे आने दो घर, फिर मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। इस घर पर अब सिर्फ मेरा हक है। वहां रंजीत ने चालाकी से घर के और जमीन के कागज पर चंदन का अंगूठा लगवाकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी। और ये चंदन इन सब बातों से अनजान जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और मेहनत कर रहा होता है। शाम होने को आई है। जल्दी से लकड़ियां काटकर घर जाता हूँ। भैया और भाभी इंतजार कर रहे होंगे। चंदन लकड़ी काटकर लकड़ी के गट्ठर को उठाकर घर की ओर चल देता है। थोड़ी देर में चंदन घर पर पहुंच जाता है। चंदन देखता है कि उसके भैया और भाभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे रंजीत भैया, आज मैं लकड़ी काटने में लेट हो गया। आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? हाँ चंदन, हम तेरा इंतजार कर रहे थे, तुझे इस घर से बाहर निकालने के लिए। मतलब आप ये क्या कह रहे हैं भैया? चंदन, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ से अब निकल जाओ। भैया भाभी, ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में मेरा भी हक उतना ही है जितना आपका है। पापा ने कहा था, तो मैं इस घर से बाहर क्यों निकलूं? चल निकल चंदन, अब तेरा इस घर में और जमीन पर कोई हक नहीं है। ये सब अब मेरे नाम पर है। भूल गए क्या? सुबह ही तुमने उस कागज पर अंगूठा लगाया था।
और सारी जायदाद उसी वक्त मेरी हो गई थी। पर भैया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? किसके साथ रहूंगा भैया? उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुझे जहां जाना हो जा। चंदन का भाई और उसकी पत्नी दोनों चंदन को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि भैया और भाभी मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल देंगे। इतना कहकर चंदन को सामने एक पेड़ दिखता है। चंदन उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज रात मैं किसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, कल देखते हैं मेरा भाग्य मुझे कहाँ ले जाएगा। इतना कहकर चंदन उस पेड़ के नीचे सो जाता है। सुबह होते ही चंदन जंगल के अंदर लकड़ियां काटने निकल जाता है। चंदन लकड़ी काटता है और वहीं पर झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। ऐसे ही काफी दिन निकल जाते हैं। जब से पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, मेरा जीवन पूरा बदल गया है। अब कोई भी मेरे साथ नहीं है। भाई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और चालाकी से सारी जायदाद अपने नाम कर ली। चंदन ये सब सोचकर जंगल में आगे बढ़ता है। चंदन लकड़ी काट कर लकड़ी का गट्ठर उठाकर अपनी झोपड़ी की तरफ निकलने लगता है। चलते चलते चंदन के सामने एक बाबा आ जाते हैं। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा हूँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने आया था। बाबा, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? चंदन, मैं इसी जंगल में एक कुटिया में रहता हूँ और तालाब के किनारे साधना करता हूँ। चंदन, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ बताओ? बाबा, जब से मेरे पिताजी मुझे छोड़कर गए हैं, मेरा जीवन बदल गया है। भैया और भाभी ने चालाकी से मेरी सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बाबा, चंदन, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, उसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। लेकिन चंदन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा। अभी तुम जैसा जीवन भोग रहे हो, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है चंदन। तुम दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ चंदन, तुम्हारा भाग्य वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्यों बाबा, ऐसा क्या है दक्षिण दिशा की ओर? चंदन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं जाकर मिलेंगे। बाबा चंदन को इतना कहकर आगे की ओर चल देते हैं। चंदन भी बाबा के कहे अनुसार दक्षिण दिशा की ओर चल देता है। बाबा ने ये तो कहा कि दक्षिण दिशा की ओर जाना है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये नहीं बताया। कितनी दूर और जाना होगा मुझे, पता नहीं मुझे मेरी राह कब मिलेगी।
चंदन ये सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने एक मैना पक्षी आता है जो कि घायल अवस्था में नीचे गिरा पड़ा होता है। अरे मैना पंछी, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे नीचे क्यों पड़े हो? और तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया मैना पंछी? अरे चंदन भाई, मैं बीमार हो गया हूँ और अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं उड़ सकूं। अरे मैना पंछी, तुम्हें ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि तुम उड़ भी नहीं पा रहे हो? चंदन भाई, मुझे विचित्र बीमारी हो गई है जिसका इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। अरे मैना पंछी, ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम जरूर ठीक हो जाओगे। चंदन भाई, कैसे ठीक हो जाऊंगा? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, उड़ना तो दूर की बात है, मैं अपना इलाज कैसे करूंगा? अरे मैना पंछी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बताओ, तुम्हारा इलाज कैसे होगा? लेकिन चंदन, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? हाँ मैना पंछी, तुम बताओ, तुम्हारी इस विचित्र बीमारी का इलाज क्या है? लेकिन चंदन, मेरी मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए मैना पंछी, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे किसी चीज का स्वार्थ नहीं है। ठीक है चंदन, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मेरी विचित्र बीमारी का इलाज बताता हूँ। चंदन, मेरी विचित्र बीमारी तभी ठीक होगी जब मुझे हिरनी का दूध मिलेगा। हिरनी का दूध पीने से मेरी ये विचित्र बीमारी ठीक हो सकती है। चंदन, तुम्हें हिरनी का दूध लाना होगा। मैना पंछी, मैं अवश्य ही हिरनी का दूध लेकर आऊंगा। तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी ये बीमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ठीक है मैना पंछी, अब मैं चलता हूँ हिरनी को ढूंढने के लिए। इतना कहकर चंदन हिरनी की खोज में निकल जाता है और घने जंगलों में जाता है। चलते चलते इतना दूर आ गया हूँ, लेकिन अब तक मुझे हिरनी नहीं दिखी। पता नहीं कब मिलेगी मुझे हिरनी। शायद थोड़ा और आगे चलना चाहिए। चंदन अपने रास्ते पर चल ही रहा होता है कि उसके सामने हिरनी आ जाती है। चंदन जैसे ही हिरनी को देखता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। चंदन हिरनी के निकट जाता है और उससे कहता है, रुको हिरनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चंदन के इतना कहते ही हिरनी थोड़ी देर शांत होती है और फिर कहती है, चंदन, तुम्हें क्या मदद चाहिए? बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगी। हिरनी, मुझे तुम्हारा दूध चाहिए क्योंकि मुझे मैना पंछी की विचित्र बीमारी को ठीक करना है। चंदन, दूध तो मिल जाएगा, लेकिन दूध प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के उत्तर देने होंगे। 3 सवाल? हाँ चंदन, तभी मैं तुम्हें अपना दूध दे पाऊंगी। अगर तुमने एक सवाल का भी गलत जवाब दिया तो तुम खाली हाथ वापस लौट जाओगे। बोलो चंदन। लेकिन ऐसा क्यों हिरनी? मैं तुम्हारे दूध को मैना पंछी की जान बचाने के लिए ले जा रहा हूँ, किसी की मदद करना चाहता हूँ। फिर मुझे क्यों इस सवालों के जवाब देने होंगे? चंदन, मुझे पता है तुम एक मैना पक्षी की जान बचाने के लिए दूध प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन तुम जो काम करना चाहते हो ये पुण्य का काम है और पुण्य ऐसा ही नहीं कमाया जा सकता। चंदन, उसमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां आती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है हिरनी, मैं समझ गया। अब तुम पूछो अपने तीनों प्रश्न, मैं उनके सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।
चंदन के इतना कहते ही हिरनी अपना पहला प्रश्न पूछती है। चंदन, तुम्हारा पहला प्रश्न है, मैं बिना पैर के चलता हूँ, बिना आवाज के भागता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? हिरनी के इतना कहते ही चंदन रहस्यमयी तरीके से हिरनी को दिखता है और कहता है, समय समय वही है जिसे व्यर्थ करने वाले कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। वाह चंदन, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम्हारा जवाब सुन के मुझे खुशी मिली। मुझे आशा है कि तुम आगे के भी प्रश्नों का सही जवाब दोगे। हाँ हिरणी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के सही जवाब मिलें। ठीक है चंदन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, ना मैं टूटती हूँ ना मैं बनती हूँ, पर इंसान के हर व्यवहार से बदल जाती हूँ। मैं चेहरों से नहीं, दिलों से अपना आकार लेती हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ? प्रतिष्ठा, छवि। इंसान के अच्छे कर्म से उसकी अच्छी छवि या प्रतिष्ठा बनती है। चंदन, तुमने इस सवाल का सही जवाब अपने सच्चे मन से दिया। तुम्हारा जवाब सुन के मेरे मन को खुशी मिली। अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न है, मैं एक बार तुम्हारे हाथ से फिसला तो फिर लाख कोशिश करो वापस नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? हिरनी के इतना कहते ही चंदन एक गहरी सोच में डूब जाता है और थोड़ी देर सोचकर चंदन कहता है, बोला हुआ शब्द, एक बार जो इंसान बोल देता है उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जो भी बोलना चाहिए, अच्छा या बुरा, सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार शब्द बाहर निकले उसका असर कैसा होगा कोई नहीं जानता। बोले हुए शब्द का असर स्थायी होता है। चंदन का ये जवाब सुनकर हिरनी के चेहरे पर एक विचित्र चमक आ जाती है और हिरनी रहस्यमयी तरीके से एक मटका प्रकट करती है जिसके अंदर हिरनी का दूध होता है। चंदन, अब तुम इस मटके को लेकर जा सकते हो और उस मैना पक्षी को इस मटके का दूध पिला देना, जिससे उस मैना पक्षी की विचित्र बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है हिरणी, अब मैं चलता हूँ। मैना पंछी के पास मुझे जल्दी जाना चाहिए। इतना कहकर चंदन मैना पक्षी के पास चल देता है। थोड़ी देर के बाद चंदन मैना पक्षी के पास पहुंच जाता है। चंदन भाई, तुम आ गए मेरी बीमारी का इलाज लेकर? हाँ मैना पंछी, मैं आ गया। इस मटके में तुम्हारी विचित्र बीमारी का इलाज है। इसके अंदर तुमने जैसा कहा था कि हिरणी के दूध से तुम्हारी विचित्र बीमारी ठीक होगी, तो मैं इस मटके में हिरणी का दूध लेकर आ गया हूँ। अब तुम्हारी ये विचित्र बीमारी ठीक हो जाएगी। इतना कहकर चंदन मैना पक्षी को हिरनी का दूध पिला देता है। दूध पीते ही मैना पक्षी उड़ने लगता है और मैना पक्षी की विचित्र बीमारी ठीक हो जाती है। चंदन, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। अरे मैना पंछी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा कर्तव्य था। किसी जरूरतमंद की मदद करना ही तो इंसानियत है। चंदन, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर मैना पक्षी एक रहस्यमयी छतरी प्रकट करता है और चंदन से कहता है, चंदन, तुम इस रहस्यमयी छतरी को अपने पास रखो।
ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से उपहार है चंदन। तुमने अपना स्वार्थ नहीं देखा और मेरी मदद की, इसीलिए ये तुम्हारा इनाम है चंदन। चंदन उस रहस्यमयी छतरी को ले लेता है और मैना पक्षी से कहता है, ठीक है मैना पंछी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन अपनी झोपड़ी की तरफ चल देता है। झोपड़ी तक पहुंचते ही शाम हो जाती है। चंदन खाना खाकर रहस्यमयी छतरी को अपने पास रख लेता है और सो जाता है। सुबह उठते ही चंदन देखता है कि रहस्यमयी छतरी के पास में से 2 सोने के सिक्के निकलते हैं। अरे ये सोने के सिक्के यहाँ कैसे आ गए? चंदन सोने के सिक्कों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। चंदन थोड़ी देर सोचता है और सोने के सिक्के को उठा लेता है और कुल्हाड़ी लेकर रोज की तरह लकड़ी काटने निकल जाता है। चंदन लकड़ी काट ही रहा होता है, लेकिन उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि वो सोने के सिक्के वहां पर कैसे आए। दिन भर लकड़ी काटकर चंदन लकड़ी का कटहर उठाकर घर की ओर जाने लगता है। घर पहुंचते ही शाम हो जाती है। आज तो पूरा दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला। चंदन ये सब सोचकर सो जाता है। जैसे ही वो सुबह उठता है तो चंदन देखता है कि रहस्यमयी छतरी के पास में 2 सोने के सिक्के पड़े हैं। अरे अरे ये क्या? आज फिर से 2 सोने के सिक्के? ये कैसे हो सकता है? चंदन सोने के सिक्के के पास रखी रहस्यमयी छतरी को देखता है और कहता है, कहीं ये छतरी जादुई तो नहीं है? ये रोज रात को 2 सोने के सिक्के देती है। हाँ, जरूर यही छतरी रोज सोने के सिक्के दे रही है, क्योंकि ये जब से आई है उस दिन से ही ऐसा हो रहा है। चंदन सब समझ जाता है कि उसके अच्छे कर्म की वजह से ऐसा हो रहा है। उस मैना पक्षी ने कोई साधारण छतरी नहीं बल्कि एक रहस्यमयी छतरी दी थी। शायद मेरे अच्छे कर्मों की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब मैं इन सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे लोगों की मदद करूंगा। चंदन सोने के सिक्के बेचकर एक बड़ा सा घर लेता है और अपना कारोबार भी बड़ा कर लेता है। रहस्यमयी छतरी रोज सोने के 2 सिक्के देती थी, जिसे बेचकर चंदन लोगों की मदद करता है। धीरे धीरे चंदन के चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। सभी लोग चंदन को अच्छे नजरिए से देखने लगते हैं, बस उसके भाई को छोड़कर। अजी तुम्हें कुछ पता भी है गांव में चल क्या रहा है? जहाँ देखो वहाँ तुम्हारे छोटे भाई के चर्चे चल रहे हैं। चंदन तो गांव वालों के लिए जैसे कोई मसीहा ही बन गया है।
हाँ गौरी, सब पता है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि उसके पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया। कुछ तो बात है। हाँ, हमने तो उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। उस वक्त तो उसके पास एक कुल्हाड़ी के सिवा कुछ भी नहीं था। फिर इतना सारा धन कि गांव के लोगों की मदद कर रहा है, वो आया कहाँ से? मुझे आज रात को ही देखना होगा कि आखिर माजरा क्या है। रात का समय था। चंदन घर के अंदर रहस्यमयी छतरी के पास खड़ा था। बाहर से उसका बड़ा भाई उसकी बातें सुन रहा था। इस जादुई छतरी की वजह से ही आज ये सब है। इस जादुई छतरी ने मेरा जीवन बदल दिया। इसी की वजह से ही मैं गांव के लोगों की मदद कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो इस जादुई छतरी की वजह से इतना धन बना है। ये जादुई छतरी तो मेरे पास होनी चाहिए, चंदन जैसे भोले आदमी के पास नहीं। ये तो गांव वालों में धन बांट रहा है। अब सारा धन मेरा होगा। चंदन, 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 मुझे माफ कर दे मेरे भाई। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। चंदन, मैंने ही तुम्हारी वो जादुई छतरी चुराई थी। रंजीत चंदन की सारी बातें सुन लेता है और चंदन के सोते ही घर में घुस जाता है। तो इसी छतरी ने चंदन का भाग्य बदला। उसे इतना अमीर इसी छतरी ने बनाया। अब ये मेरी होगी। मैं बनूंगा इस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति। रंजीत इतना कहकर रहस्यमयी छतरी को चुराकर वहां से भाग जाता है। गौरी देखो, मैं क्या लाया हूँ। ये क्या? ये तो बस एक मामूली सी छतरी है जी। ये लेकर आए हो तुम? तुम तो चंदन के घर गए थे ना, ये जानने के लिए कि वो इतना धनवान कैसे बन गया जी। हाँ गौरी, और मुझे सब पता चल गया है। गौरी, ये छतरी है जिससे चंदन इतना धनवान बना है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये छतरी से कोई धनवान बन सकता है क्या? वो कैसे जी? गौरी, ये कोई मामूली सी छतरी नहीं है। ये एक जादुई छतरी है जो सोना देती है। क्या सही में कोई छतरी सोना भी दे सकती है? अगर ये सही है तो इससे तुम जल्दी से ढेर सारा सोना मांगो जी। गौरी के इतना कहते ही रंजीत के मन में लालच आ जाता है और रंजीत रहस्यमयी छतरी से कहता है, जादुई छतरी, जल्दी से बहुत सारा सोना निकाल और हमें जल्दी से धनवान बना। रंजीत के ये सब कहने पर भी कुछ नहीं होता तो रंजीत को गुस्सा आ जाता है। जादुई छतरी, जल्दी से हमें सोना दे, नहीं तो। रंजीत गुस्से में छतरी को फेंक देता है। रहस्यमयी छतरी हवा में लहराने लगती है और उससे एक विचित्र आवाज आती है। अरे ओ लालची इंसान, तू इतना लालची है कि तेरे भाई को भी तूने नहीं छोड़ा, उसे भी घर से बाहर निकाल दिया और अब सोने का लालच कर रहा है। सोना हर किसी को नहीं मिलता लालची व्यक्ति, तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। रहस्यमयी छतरी की आवाज सुनकर रंजीत और उसकी पत्नी दोनों घबरा जाते हैं। नहीं नहीं जादुई छतरी, हमें माफ कर दो। मैं तो बस। अब तुझे माफी नहीं, सजा मिलेगी। रहस्यमयी छतरी में से तिरंगे निकलते हैं और रंजीत की पत्नी गौरी के ऊपर गिर जाते हैं और गौरी वहीं पर मर जाती है।
मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मेरी गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही।